अब डिस्कस करने वाले हम लोग मीडिया क्वेरी के बारे में। और मीडिया क्वेरी ना काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी सीखना चाहते हो या फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो। मीडिया क्वेरी आप लोगों को अगर आ रहा है, आप लोग जानते हो, तो काफ़ी बढ़िया से आप लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर मीडिया क्वेरी नहीं आ रहा है तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। तो मीडिया क्वेरी सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी पे ही बेस्ड एक यूनिट्स का लेक्चर आया था। अब वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि अगर मीडिया क्वेरी सीखना है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, आपको बस बेसिक CSS आना चाहिए, आप लोग मीडिया क्वेरी आसानी से सीख सकते हो। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे मीडिया क्वेरी को सीखेंगे और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन तो क्रिएट नहीं करेंगे इस लेक्चर में, बट हाँ मीडिया क्वेरी का कंप्लीट डेप्थ नॉलेज लेंगे। फिर जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक जगह कलेक्टिवली कंबाइंड होकर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी का एक फोल्डर बना हुआ है, एक्चुअली इसको मैंने ओपन भी कर रखा है। यहाँ पे index.html style.css है, तो index.html में अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं मीडिया क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं एक डॉट कंटेनर बनाता हूँ और उसके अंदर 5 बॉक्सेस बनाता हूँ जिसका क्लास नेम होगा बॉक्स, और बॉक्स के साथ साथ बॉक्स 1 बॉक्स 2 भी रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। तो डॉट बॉक्स और $5। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आप लोग मेरा शॉर्ट्स फॉलो कर रहे हो तो इसमें ये सारी चीज़ें, बहुत सारी शॉर्टकट्स मैंने बता रखे हैं, कोड स्निपेट्स ट्रिक्स वगैरह, तो आप लोग एक बार देख लेना, ये सारा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, ये कैसे लिखना है, कैसे टाइपिंग फास्ट करना है, कोड कैसे जल्दी लिख सकते हो, आप लोग टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंटरनल स्टाइल ऐड करेंगे, इंटरनल नहीं सॉरी एक्सटर्नल स्टाइल ऐड करेंगे। तो style.css एंड अभी ये फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं एक्चुअली कंट्रोल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना बेसिक अपना जो बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पैडिंग भैया तुम 0 रखना बाय डिफ़ॉल्ट, मार्जिन 0 रखना, एंड यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो होगा बॉर्डर बॉक्स ले लेना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको पता है क्यों देते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत डेप्थ में मैंने बताया है। ठीक है, अब HTML बॉडी दे के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विड्थ इसका 100% एंड हाइट भी 100%। ठीक है, एंड BG कलर इसका HTML बॉडी का नहीं देते हैं BG कलर कुछ। ठीक है, विथ हाइट अभी के लिए ठीक है। और यहाँ पे जो अपना डॉट कंटेनर हम लोगों ने बनाया था, डॉट कंटेनर का भी विड्थ हम लोग दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे 100%, और उसके बाद इसका BG कलर फिलहाल के लिए ना हम लोग ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक। ठीक है, और पूरा ब्लैक देने से बढ़िया है कि कुछ अच्छा ब्लैक का शेड दे दे तो बेटर लगेगा ज़्यादा। ठीक है, ये और डॉट बॉक्स को भी साथ ही स्टाइल कर ही लेते हैं ताकि कम से कम दिखे कि हाँ डॉट बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं है। और एक बात यहाँ पे आते हैं, और इसके अंदर कुछ देखो कंटेंट नहीं लिखा हुआ है ना, तो कंटेंट भी लिख लेते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे $5 के साथ साथ यहाँ करली ब्रेसेस लगा के बॉक्स डॉलर इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे साथ ही इसके अंदर कंटेंट भी आ जाएगा। और लिंक कर लेते हैं स्टाइल को फटाक से, style.css। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बॉक्स और यहाँ पे इसका विड्थ दे देते हैं, फिलहाल 200 पिक्सल दे देते हैं, काफ़ी रहेगा। हाइट कितना दे दे, हाइट भी फिलहाल 200 पिक्सल मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। एंड BG कलर इसका दे देते हैं लाइट सी ग्रीन। ठीक है, मेरा फेवरेट कलर। तो यहाँ पे इसको अब गो लाइव करके देख लेते हैं कि क्या कुछ दिख भी रहा है या नहीं, तो सही CSS काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट हो रहा है ये, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट ही आ गया, बट अच्छा नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। तो क्या करेंगे, कंटेनर को ना डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे एंड गैप बोलेंगे तुम भैया ले लो 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी। तो ये काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई एक्चुअली साइट क्रिएट नहीं किया, हम लोग बस सीख रहे हैं। तो इतना फिर भी इनफ ठीक लग रहा है, समझाने के लिए बढ़िया है। ठीक है, अब देखते हैं मीडिया क्वेरी क्या है। तो मीडिया क्वेरी ना सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखना ध्यान से खुद अरेंज हो रहा है, मुझे इसको लेआउट को ठीक नहीं करना पड़ रहा है, खुद लेआउट ठीक कर रहा है अपना। ठीक है, जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ ये अपना लेआउट अपने हिसाब से अरेंज करता जा रहा है। फिर देखो ये साइड बार जो था ये ऊपर चला गया, देखा आप लोगों ने, ये साइड बार अभी नीचे था, लेकिन जैसे ही एक विड्थ तक आए 860 पिक्सल, जहाँ तक मुझे याद है 860 पिक्सल के पहले देखना, 860 पिक्सल से जैसे ही हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ये जो साइड बार है ये ऊपर चला जाएगा। तो देखना यहाँ पे 860 पिक्सल से जैसे ही कम होगा, देखो ये साइड बार कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, अभी ऊपर से आ रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीलिंग देता है यूज़र को। एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो फ़ोन में भी यूज़र को अच्छा दिख रहा होता है, टैब में भी अच्छा दिख रहा होता है, PC में भी अच्छा दिख रहा होता है। और इसको अगर छोटा करें तो देखो ये अपने हिसाब से अरेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गए हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, लेआउट उसका बिगड़ता नहीं है। तो फ़ोन में भी अच्छा दिख रहा है, PC में भी अच्छा दिख रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, हर जगह अच्छा दिख रहा है। तो कुछ ब्रेक पॉइंट्स बना के हम लोगों ने काम किया। ब्रेक पॉइंट क्या था, यहाँ पे 860 पिक्सल था, तो ब्रेक पॉइंट्स वगैरह हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने इफ एल्स कंडीशन पढ़ा होगा, तो कुछ इफ एल्स कंडीशन जैसा समझ सकते हो, होता वो नहीं है बट कुछ वैसा समझ सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ
और यहाँ पे देखो मैं छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है, तो ये अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा है ना। और साथ ही साथ अभी और कुछ तो हो नहीं रहा है, बस साइज़ छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके ना मीडिया क्वेरी लिख के आपको दिखाता हूँ कि मीडिया क्वेरी एक्चुअली लिखते कैसे हैं। तो मीडिया, और ये देखो पहला वाला सिंटैक्स जो मिल रहा है स्क्रीन वाला, स्क्रीन के बगल में आपको एंड लगाना है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ, क्या फिर से बोलो, मैक्सिमम विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ इस तरह से लिखते हैं। और मैक्स विड्थ मैं दे रहा हूँ 900 पिक्सल, ठीक है, मैक्स विड्थ 900 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, फिलहाल इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने CSS कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ब्रेक पॉइंट क्रिएट हो गया। तो क्या ब्रेक पॉइंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट क्रिएट किया कुछ इस तरीके से कि ये स्क्रीन तो अभी के लिए भूल जाओ, स्क्रीन एंड, और अभी ना स्क्रीन एंड अगर ना भी लिखो तो काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि अभी जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सपोर्ट करता है मीडिया क्वेरी को, तो उसमें ये स्क्रीन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले लिखना पड़ता था, अब कोई नीड नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और आप लोग देखोगे कि मैं इसको कहीं लिखूंगा भी नहीं, बट हाँ ऐसा सिंटैक्स होता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, तो आप लोगों को लगता होगा क्यों लिखे। तो पहले वाले जो वर्जन था ना, मतलब जितने भी ब्राउजर्स आते थे वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता था स्क्रीन, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, जो भी आप लोग जानते हो कि इसका एक विड्थ होता है, हाइट होता है, तो उसके हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर रहा होता है, हम लोग को देना पड़ता था पहले। अब नहीं देना होता है, अब इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो कोड काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है इससे, और सिंप्लीफाइड कोड रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो @मीडिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम विड्थ कोलोन 9900 पिक्सल, ठीक है। तो ये एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट हो गया। कैसा ब्रेक पॉइंट, तो मैंने इसको बोला है मैक्स टू मैक्स 900 पिक्सल तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। क्या बोला मैंने, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल मतलब मैक्स टू मैक्स 900 पिक्सल तक ही जा सकता है, उससे आगे जाने पे ये काम नहीं करेगा। तो क्या काम नहीं करेगा, इसके अंदर जो भी CSS हम लोग लिख रहे होंगे, जैसे मैं इसके अंदर CSS लिखता हूँ डॉट कंटेनर, जो कि मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये देखो, इस डॉट कंटेनर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका BG कलर दे दूँगा रेड। तो आप लोग देखना यहाँ पे कि देखो अभी तो यहाँ पे BG कलर रेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं छोटा करूँगा इसका BG कलर रेड हो जाएगा, और एक्चुअली रेड नहीं हुआ, कंटेनर का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, कंटेनर, अब ठीक है। तो देखो BG कलर रेड है, तो कब तक ये रेड रहेगा, जब तक इसका विड्थ जो है 900 पिक्सल से कम है तब तक रहेगा। मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्स टू मैक्स 900 पिक्सल तक ही काम करेगा, उसके आगे काम नहीं करेगा। तो मैक्स टू मैक्स 900 पिक्सल तक। अच्छा, इसको ना इस तरह से देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। और इसको एक्चुअली यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से, तो अब देखो ये अब बढ़िया से समझ में आएगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विड्थ कितना है, 1496 पिक्सल। मैं इसको कम करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको इतना कर दिया, 296 पिक्सल है। तो कब तक ये इसका बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, तब तक रेड रहेगा जब तक इसका विड्थ 900 पिक्सल नहीं हो जाता है, या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो 900 पिक्सल तक, 900 पिक्सल तक, मैक्स टू मैक्स 900 पिक्सल, 900 पिक्सल तक इसका BG कलर क्या होगा, रेड होगा। देखना ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, 413 पिक्सल, 500 पिक्सल, 600, 700, 800 एंड 900 जैसे ही हुआ। देखो यहाँ पे 900 के आगे जैसे ही पहुँचा, 900 पे तो ये वही रहेगा, लेकिन 900 के जैसे आगे पहुँचेगा ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला जो इसके अंदर हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड पूरा, ये जो मीडिया क्वेरी के अंदर जितना भी CSS हम लोग लिखेंगे, कितना भी CSS लिख सकते हैं, ये पूरा जो CSS आप लोगों ने यहाँ लिखा है ना, यहाँ भी लिख सकते हो। मैं लिख के दिखाऊँ क्या, देखो लिख के दिखाता हूँ। इस पूरे को यहाँ से कट करते हैं और मीडिया क्वेरी के अंदर डाल देते हैं। देखना आप, अभी ध्यान से देखना, तो देख रहे हो ये कब तक काम कर रहा है, जब तक इसका विड्थ 900 या 900 पिक्सल से कम है ना। 900 पिक्सल से जैसे ही ज़्यादा जाएगा, वो सारे CSS जो कि हम लोगों ने मीडिया क्वेरी के अंदर लिखे थे वो अब काम नहीं कर रहा होगा। तो यही होता है मीडिया क्वेरी। हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर दिया। कैसा ब्रेक पॉइंट, कि 900 पिक्सल और 900 पिक्सल के कम के विड्थ के लिए ही ये सारे CSS काम करेंगे, उसके आगे के विड्थ के लिए ये काम नहीं करेंगे। तो पहले तो बैक टू नॉर्मल कर देते हैं इसको, ठीक है, ये सही है। तो अगर आगे का काम में लेना है, तो मान लो मुझे 900 पिक्सल से कम में ये CSS अप्लाई नहीं करना है, मुझे 900 पिक्सल से ज़्यादा में CSS अप्लाई करना है, तो हम यहाँ मैक्सिमम विड्थ की जगह मिनिमम विड्थ यूज़ करेंगे। अब आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि 900 पिक्सल से ज़्यादा में अप्लाई करना है तो मिनिमम यूज़ किया है, और 900 पिक्सल से कम में अप्लाई करना है तो मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे। बट ये उल्टा नहीं है, इसको समझने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो, मिनिमम विड्थ मतलब ये होता है कि मिनिमम टू मिनिमम 900 पिक्सल तक ही ये प्रॉपर्टी काम करेगा। मिनिमम टू मिनिमम 900 पिक्सल तक ये प्रॉपर्टी काम करेगा, मैक्स टू मैक्स तो कितना भी जा सकता है, ठीक है। कम से कम 900 पिक्सल होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगा, कम से कम। देखो, तो कम से कम 900 पिक्सल ये होना चाहिए तभी ये काम करेगा। देखो 900 पिक्सल से और कम हो गया तब तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब समझ में आया क्या, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए क्या। यहाँ पे मैंने बोला, क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने मिनिमम विड्थ, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 900 पिक्सल तक ही ये काम करेगा, उससे कम करने पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मिनिमम विड्थ 900 पिक्सल मतलब मिनिमम टू मिनिमम 900 पिक्सल तक ही ये काम करेगा, 900 पिक्सल से कम पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यही होता है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ।
मैक्सिमम विड्थ बोलता है कि मैक्स टू मैक्स मैं इतने पिक्सल तक ही काम करूँगा, उससे आगे गया तो मैं काम नहीं करूँगा। मिनिमम विड्थ बोलता है कि मिनिमम टू मिनिमम मैं इतने पिक्सल तक ही काम करूँगा, उससे कम हो गया तो मैं काम नहीं करूँगा। इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी समझोगे तो आपको मतलब मीडिया क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। मिनिमम विड्थ मतलब मिनिमम टू मिनिमम इतने तक काम करूँगा, उसके आगे नहीं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्स टू मैक्स इतने तक ही काम करूँगा, उसके आगे नहीं। क्लियर है इतनी पॉइंट, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ इसी तरह से काम करता है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दो 10 प्रॉपर्टी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स को नहीं, एक्चुअली डॉट कंटेनर को ही मैं बोलूँगा फ्लैक्स रैप नो रैप। अभी रैप हो रहा था ना, सॉरी रैप नहीं हो रहा था अभी क्या हो रहा था देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी इसका विड्थ श्रिंक हो रहा था, ये छोटा हो रहा था, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये श्रिंक ना हो, तो हम लोग डॉट बॉक्स में आके बोलेंगे फ्लैग श्रिंक 0। तो क्या होगा, ये श्रिंक नहीं होगा। देखो अब ये श्रिंक नहीं हो रहा है, तो इसका लेआउट बिगड़ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही 1000 पिक्सल 1000 एंड इतना, ठीक है, जैसे ही 1080 पिक्सल हो, 1080 पिक्सल, उसके बाद ये क्या होने लगे, ये रैप होने लगे, मतलब ये सारा कंटेंट नीचे आने लगे, ठीक है। अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, रैप नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं 1080 पिक्सल के बाद, ठीक है, 18 पिक्सल के बाद नहीं, 80 पिक्सल के पहले @मीडिया। तो हम चाहते हैं कि मैक्स टू मैक्स 1080 पिक्सल तक ही ये प्रॉपर्टी काम करे जो भी हम लोग देने वाले हैं। तो डॉट कंटेनर में हम लोग क्या देने वाले हैं, फ्लैक्स रैप देने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, देखा ये रैप होने लगा। वैसे मैं मानता हूँ ये कोई मतलब यूज़ केस नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फ्लैक्स रैप उसमें भी दे सकते थे, बट मैंने बस आप लोगों के लिए मीडिया क्वेरी समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। बाकी इसको डायरेक्ट यहाँ भी दे देते तो काम करता, उतना मुझे आइडिया है, ठीक है, बट मीडिया क्वेरी समझाना था तो मैंने ऐसा किया है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। अब क्या समझना है, अब देखो काफ़ी चीज़ें समझनी है वैसे। तो ये मीडिया क्वेरी समझ में आ गया, ऑलवेज डिज़ाइन फॉर मोबाइल फर्स्ट, और ये नोट जो मैंने लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी मीडिया क्वेरी आप लोग यूज़ कर रहे हो या रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है, तो काफ़ी सारे साइट में जैसे W3 स्कूल देखोगे या Geeks for Geeks देखोगे, जावा पॉइंट देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो वहाँ पे ना ऐसा लिखा हुआ होता है कि सबसे पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन करो एंड फिर आप लोग पीसी के लिए डिज़ाइन करो। बाकी हम लोग करते उल्टा है, हम लोग पहले पीसी के लिए डिज़ाइन करते हैं फिर मोबाइल के लिए डिज़ाइन करते हैं। एज अ बिगनर अगर आप बिगनर हो तो आप देखोगे ज़्यादातर आप यही कर रहे होगे कि मोबाइल के लिए मैंने पीसी के लिए पहले डिज़ाइन कर लिया मैंने वेबसाइट, एंड पीसी पे डिज़ाइन करने के बाद हम मोबाइल में उसको एडजस्ट करा रहे होते हैं। रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोग भी यही करते होगे, पीसी पे पूरा लेआउट डिज़ाइन करने के बाद मोबाइल पे उसको एडजस्ट करा रहे होते हो मीडिया क्वेरी के थ्रू या किसी भी तरह से। लेकिन सही स्ट्रेटेजी क्या है, सही स्ट्रेटेजी ये है कि पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर लो एंड फिर पीसी पे बिखेर दो। पीसी के पे तो बड़ा जगह है ना, कैसे भी आप लोग बिखेर सकते हो। लेकिन मुझे ये स्ट्रेटेजी भी पसंद नहीं है। मुझे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये लगता है कि ना तो आप पहले मोबाइल पे बनाओ, ठीक है, ना तो आप पहले पीसी पे बनाओ। तो किस पे बनाएंगे, टैब पे? नहीं, ठीक है, बनाओ आप दोनों पे एक साथ। अब दोनों पे एक साथ कैसे बनाएंगे, दोनों पे एक साथ कैसे कोड करेंगे? तो ऑब्वियसली कोड आप दोनों पे एक साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन माइंड में विजुअलाइज आप एक साथ कर सकते हो, है कि नहीं। तो जब भी आप यूआई डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, यूआई क्रिएट करना होता है, तो डायरेक्ट कोड करने मत बैठ जाया करो। डायरेक्ट जब भी कोड करने बैठोगे ना, बड़े बड़े साइट में खास करके आप लोग जब डायरेक्ट कोड करने बैठोगे, आपका साइट बहुत बेहतरीन तरीके से फट रहा होगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से फट रहा होगा। आप लोगों ने पूरा पीसी पे तो बहुत एकदम अच्छे से भयानक तरीके से डेटा अरेंज किया है, बहुत अच्छा यूआई बना दिया है। फिर जब मोबाइल में आ रहे हैं, अरे मोबाइल में तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर उसी को उल्टा करके देखो, तो मोबाइल में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूआई डिज़ाइन कर दिया है, पूरा डेटा को एडजस्ट कर दिया है, मतलब नैप बार वेब बार सब लगा के, ठीक है, मेन्यू टॉगल वगैरह करके। फिर लेकिन जैसे पीसी पे लेके जा रहे हो, तो पीसी पे ले जाने के बाद आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये दोनों ही स्ट्रेटेजी अपने आप में गलत है कि पहले मोबाइल पे करो या पहले पीसी पे करो, दोनों में से किसी में मत करो। आप पहले सोच लो कि पीसी पे कैसा दिखेगा एंड मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ठीक है। पहले विजुअलाइज़ कर लो, या तो एक पेपर लेके बना लो कि हाँ चलो पीसी पे कुछ इस तरीके का यहाँ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, एंड मोबाइल पे हम लोग कुछ ग्रिड या फिर फ्लैक्स ये सारी यूज़ करके हम लोग ऐसे बैठा देंगे। तो वहाँ पे आपको दिक्कत भी दिख रहा होगा कि हाँ अगर पीसी पे ऐसा करते तो मोबाइल पे नहीं, ऐसे करने में दिक्कत होगा। फिर आप लोग यूआई को थोड़ा चेंज करोगे कि पीसी में अगर ऐसा कर ले तो मोबाइल में इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बट हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले विजुअलाइज़ कर लो कि पीसी में ऐसा दिखना चाहिए, मोबाइल में ऐसा दिखना चाहिए, एंड क्या हम ऐसा दिखा पाएंगे मीडिया क्वेरी का यूज़ करके, पहले वो सोच लो। अगर सोच लिया आप लोगों ने, माइंड में कर पा रहे हो, तभी कोड करने बैठना, तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होगा। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने इसको बनाया तो मैंने पहले सोच लिया था कि हाँ पीसी में ऐसे साइड नैप बार दिखाएंगे एंड मोबाइल में हम इसको ऊपर की ओर भेज देंगे और स्लाइड करके नीचे ला रहे होंगे। तो पहले मैंने सोच लिया था फिर किया, नहीं तो एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो खैर आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो ऑलवेज डिज़ाइन फॉर मोबाइल फर्स्ट वाला तरीका भी गलत है। यहाँ पे मैंने जो नोट लिखा है आपके लिए ये सही है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू थिंक बिफोर डिज़ाइनिंग, थिंक अबाउट
हाउ योर UI लुक्स लाइक इन PC एज वेल एज इन स्मॉल डिवाइसेज। अब यहाँ पे योर एक बार ज़्यादा आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, एडमिन पे स्विच करूँगा इसको और एडिट करके इसको सेव कर दूँगा। वेयर इज़ यहाँ पे एक योर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। और वापस से सेव हो जाने के बाद, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, सेव हो गया, वापस से स्विच करते हैं स्टूडेंट पे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे मीडिया क्वेरी क्या क्या किस तरह से हैंडल करना है। अब टिपिकल ब्रेक पॉइंट्स ये क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी है टिपिकल ब्रेक पॉइंट्स, और ये फिर इसके बाद यहाँ पे कोडिंग में आएंगे वापस से, ओरिएंटेशन और सिंप्लीफाई और कोड, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, ब्रेक पॉइंट्स अभी जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, अभी हम लोगों ने जैसे 900 पिक्सल को ब्रेक पॉइंट बनाया, वैसे काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट मैंने लिस्ट किया आप लोगों के लिए, और ये किसी न किसी वेबसाइट से, शायद ये W3 स्कूल का ही है मेरे हिसाब से। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे उसकी मिल रही होती है, क्योंकि सबसे अच्छा अभी W3 स्कूल नहीं बताया है, तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं कुछ अपना भी नोट्स ऐड करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। आपकी मर्ज़ी, पढ़ने के लिए पूरा फ्रीडम है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टिपिकल ब्रेक पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स। अब जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो करो। स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स मतलब क्या होता है, मतलब ये कि कुछ स्टैंडर्ड साइज़ माने जाते हैं मोबाइल के लिए, ठीक है। जैसे मोबाइल का अगर आप लेके चलो तो 600 पिक्सल और उससे कम के विड्थ को अब माना जाता है स्मॉल डिवाइसेस, जैसे फ़ोन हो गया या एप्पल के छोटे छोटे फ़ोन हो गए, ठीक है। तो वैसे तो फ़ोन वगैरह आप लोग जो देख रहे हो वो 390 पिक्सल 380 पिक्सल के आसपास इनफ हो जाता है, बट अगेन 600 पिक्सल के पहले के को माना जाता है कि स्मॉल डिवाइसेस है। एंड उसके बाद 600 पिक्सल से ज़्यादा और 768 पिक्सल से कम के डिवाइसेस को माना जाता है स्मॉल डिवाइसेस, और इसके पहले माना जा रहा था एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद 768 पिक्सल से ज़्यादा एंड 992 पिक्सल से कम को माना जाता है मीडियम डिवाइसेस। फिर उसी तरह से 992 पिक्सल से ज़्यादा एंड 1200 पिक्सल से कम के डिवाइसेस को माना जाता है लार्ज डिवाइसेस, एंड 1200 पिक्सल से बड़े डिवाइसेस को माना जाता है एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। तो आपका जो भी डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप का स्क्रीन ही देख लो, ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम लोग ये स्टैंडर्ड पॉइंट को फॉलो करें? ऑब्वियसली नॉट। आप लोग जब भी अपना साइट क्रिएट कर रहे होते हो उसमें आप लोग अपने स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट बना सकते हो खुद से। जैसे मेरा ये साइट है तो इसमें स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट मैंने क्रिएट किया 860 पिक्सल, तो मैक्सिमम चीज़ें मेरी 860 पिक्सल पे ब्रेक हो रही होती हैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से अपना ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट है इसी को फॉलो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक पिक्सल पे आपका साइट अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर छोटा करता हूँ, तो आप लोगों ने देखा था छोटा करते हैं, तो किसी भी ब्रेक पॉइंट पे आप लोग ले जाके देख लो, किसी भी पिक्सल पे ले जाके देख लो, सही दिख रहा होता है। तो बस इतना क्रिएट कर लो आप लोग, चाहे आप लोग अपना स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट बनाओ या फिर जो दिया हुआ है उसको फॉलो करो, बस आप लोगों को बना देना है अच्छे से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। फिर अब ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अब उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि लैंडस्केप किसको बोलते हैं, पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं, बट बहुत लोग जो ना टेक्निकल डिफिनेशन इसका नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप मतलब बहुत लोग समझते हैं कि वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली अगर ज़्यादा विड्थ है उसका तो उसको हम लोग बोलेंगे लैंडस्केप, और वर्टिकली अगर वो ज़्यादा लंबा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोर्ट्रेट। ऐसा लोग समझते हैं और सही भी समझते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स में हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की बात करते हैं, तो लैंडस्केप मतलब होता है कि जो उसका विड्थ है वो हाइट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। विड्थ अगर हाइट से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे लैंडस्केप, और विड्थ अगर हाइट से कम है तो हम लोग बोलेंगे पोर्ट्रेट। मतलब अभी अगर ये स्क्रीन देखो तो ये स्क्रीन किस में है, लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में, तो ऑब्वियसली लैंडस्केप मोड में। क्यों? क्योंकि इसका विड्थ जो है वो देखो हाइट से क्या है, इसका विड्थ हाइट से क्या है, ज़्यादा है, तो विड्थ हाइट से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये लैंडस्केप मोड में है। जैसे ही इसका विड्थ हाइट से कम होगा, देखना, जैसे इसका विड्थ हाइट से कम होगा, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। और ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पहले का मीडिया क्वेरी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आके अपना मैं नया मीडिया क्वेरी लिखूँगा, मीडिया एंड ओरिएंटेशन ही देते हैं ना, एक मिनट, ओरिएंटेशन लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ठीक है। सजेशन नहीं आया इसलिए मुझे लगा, ठीक है, लैंडस्केप, एक मिनट, लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा और इसका बीजी कलर में बोलूँगा ग्रीन, ठीक है। तो अब देखो मैंने किसके लिए दिया है, लैंडस्केप के लिए क्या दिया है, ग्रीन। लैंडस्केप के लिए क्या कलर दिया है, ग्रीन। तो यहाँ पे देखो लैंडस्केप में एक्चुअली इसने ग्रीन लिया नहीं, वाई मैन, ऐसा क्यों? ओरिएंटेशन सही तो लिखा है हम लोगों ने, इस एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ओरिएंटेशन लैंडस्केप बिल्कुल सही है ब्रो, ओरिएंटेशन लैंडस्केप, और डॉट कंटेनर सही लिखा है हम लोगों ने, कंटेनर ये भी सही लिखा है, बीजी कलर ग्रीन,
तो हाँ आ गया। कुछ स्पेलिंग में शायद मिस्टेक हुआ होगा, देख लेना। अभी मैंने दोबारा से स्पेलिंग लिखा तो ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी लैंडस्केप मोड में कैसा दिख रहा है, ग्रीन कलर का। जैसे ये पोर्ट्रेट होगा, पोर्ट्रेट मतलब इसका जो ये विड्थ है वो हाइट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विड्थ जो है हाइट से कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोर्ट्रेट। देखो विड्थ कम हो रहा है और अब ये हाइट से कम हो गया, तो देखो कलर चेंज हो गया। अब इसको मैं ये वाले CSS को मैं ऐसे इसको कमेंट नहीं करता हूँ, इस वाले CSS को सिर्फ और सिर्फ ना मैं इस वाले CSS को कमेंट करता हूँ, ताकि कम से कम अपना UI अभी बिगड़ ना रहा हो, ठीक है। तो अब सही है। तो देखो लैंडस्केप मोड में ग्रीन है, जैसे ही पोर्ट्रेट हुआ, पोर्ट्रेट मतलब इसका विड्थ क्या हो गया, हाइट से कम हो गया। फिर अगर मैं इसको वापस ऐसे करूँ तब ये लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया। तो अगर आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यूज़ करते हो तो आपको ब्रेक पॉइंट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे बता दो कि लैंडस्केप में भैया तुम ऐसा दिखना, पोर्ट्रेट में ऐसा दिखना, और ब्रेक पॉइंट वो खुद से ले लेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी प्रोजेक्ट में देखेंगे कैसे हेल्प करता है, बट हाँ काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ओरिएंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ओरिएंटेशन के बाद हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कोड को, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो सबसे पहली चीज़ ओनली स्क्रीन एंड, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था ना पहले, ओनली स्क्रीन एंड, ओनली स्क्रीन एंड, इस तरीके से इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसको लिखने की अब कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो सिंप्लीफाई यहीं पे हो गया, ठीक है। क्यों इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेना, मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट सिंप्लीफिकेशन। मॉडर्न ब्राउजर फुल्ली सपोर्ट मीडिया क्वेरी विदाउट द नीड ऑफ दिस। पूरा सपोर्ट करता है मीडिया क्वेरी को, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो ऑब्वियसली। उसके बाद ये है कि यू कैन फर्दर रेड्यूस मीडिया क्वेरी कोड बाय कीपिंग द फॉलोइंग 2 थिंग्स इन माइंड। 2 चीज़ें अगर आप माइंड में रखते हो तो मीडिया क्वेरी को बहुत हद तक आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर मीडिया क्वेरी का यूज़ बहुत हद तक आप लोग कम कर सकते हो। कैसे? आप लोगों को मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ तो हम लोगों ने सीख लिया। नहीं, ये मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ नहीं, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ ये वाला जो कि हम लोग नॉर्मली CSS में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम विड्थ ये वाला एंड मिनिमम विड्थ ये वाला। अब इसको मैंने पढ़ा रखा है, बेसिक CSS में ही पढ़ाया था सबसे पहला लेक्चर में ही आई थिंक। तो मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ मैंने बता रखा है कि वो कैसे काम करता है। तो वो यूज़ करके आप लोग बहुत हद तक मीडिया क्वेरी को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ का आइडिया है, या फिर व्यू पोर्ट हाइट व्यू पोर्ट विड्थ के अलावा अगर रिलेटिव यूनिट्स का आइडिया है, जो कि मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है, तो बहुत हद तक आप लोग मीडिया क्वेरी को रिड्यूस कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों आप लोगों ने पढ़ रखा है तो मीडिया क्वेरी तो वैसे ही बहुत हद तक कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। एंड फिर प्रोजेक्ट में देखते हैं कि कैसे हम लोग बहुत कम मीडिया क्वेरी का यूज़ करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ग्रेड अप्रोच क्या है? देखो प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है कि बहुत हाई फाई बहुत भयंकर कोड लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये साइट हम लोगों ने क्रिएट किया है तो इसमें बहुत सारी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो की है, बहुत सारी मिस भी हुई होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो की है जितना कि मुझे आइडिया था, मैंने जितना बाकी सारे सोर्सेज से कलेक्ट किया है। बहुत सारे साइट जो कि होते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, और भी बहुत सारे MDN रेफरेंसेज वगैरह हैं जहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियली मिल रहा होता है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत है तो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्शन अप्रोच सीख पा रहे होगे। बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन अप्रोच होता है ना, वो ये नहीं बोलता है कि आप लोग बहुत मतलब अजीब सा कोड लिखो, बहुत भयानक कोड लिख दो जो कि बाकी लोगों को पता भी ना हो, ऐसा वो नहीं बोलता है। प्रोडक्शन ग्रेड अप्रोच ये बोलता है कि एक सिंप्लीफाइड कोड लिखो जो कि सबको समझ में भी आ रहा हो, अच्छे से वर्क भी कर रहा हो, फास्ट भी हो, रीडेबल भी हो, मेंटेनेबल भी हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ग्रेड अप्रोच। अब देखो मीडिया क्वेरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मीडिया क्वेरी को इग्नोर कर सकते हैं कुछ छोटे से 2-3 लाइन में, तो फिर क्यों मीडिया क्वेरी को यूज़ करना, है ना। और अगर बहुत लंबा लाइन, हम बहुत लंबा कोड लिख रहे हैं बिना मीडिया क्वेरी के, तो उससे अच्छा है मीडिया क्वेरी यूज़ कर लो, वो कोड अपना कम हो जाएगा और काम अच्छे से हो रहा होगा। तो डिपेंड करता है कहाँ किसको यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे सीखेंगे वो प्रोजेक्ट में सीखेंगे। एंड ऑब्वियसली अभी रिसेंट में कमेंट आया था कि आपने तो XYZ कोडिंग बता दिया, बाकी बात तो था कि AI से हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो यार कभी भी AI पूरा का पूरा साइट क्रिएट नहीं कर सकता, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। पूरा का पूरा अगर वेबसाइट क्रिएट कर देता AI तो फिर ख़त्म हो गया। फिर ना तो आप बचोगे ना मैं बचूंगा, कोई नहीं बचने वाला है। यहाँ पे कोई यूट्यूब पे अगर बात करो तो कोई क्रिएटर नहीं बचने वाला है फिर, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि चलो अमेजोन बना देंगे, हम लोगों ने पूरा प्रॉम्प्ट दिया AI को कि AI भैया तुम अमेजोन बना के दो, अमेजोन मिल गया, ठीक है। बेवकूफ़ी है आपकी कि अमेजोन बनाने देंगे, अमेजोन मिल गया। फ्लिपकार्ट बनाने देंगे, फ्लिपकार्ट मिल के आगे हाथ में, ठीक है। या फिर एक वेब पेज बनाना है तो वेब पेज का फोटो दिया और पूरा का पूरा वेब पेज एकदम एग्जैक्टली आपको मिल गया बन के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत हद तक मिलेगा। आप लोग AI बनाया गया काम को आसान करने के लिए, पूरा का पूरा काम करने के लिए नहीं, काम को आसान करने के लिए। तो पहले तो आपको खुद से काम आना चाहिए, ताकि अगर AI कोड दे रहा हो तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। आप लोगों को आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों ने AI सीख लिया, अरे इससे कोड लेते जाएंगे करते जाएंगे, घंटा नहीं कर पाओगे आप लोग, कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड साइट नहीं बना पाओगे,
और ये गारंटी है। प्रोडक्शन ग्रेड साइड मतलब होता है जिसमें कि HTML, CSS, React JS, Node.js पूरा मर्ज स्टैक इन्वॉल्व हो, ठीक है। साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट, अब बोलो डिप्लॉयमेंट भी मैंने AI को बोलूँगा, AI डिप्लॉय करके आपको साइट दे देगा, तो वो भी नहीं है। हालांकि बीच में अभी चला था, ठीक है, हालांकि हाँ ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया और हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। बट अगेन आपको जब तक नॉलेज नहीं है तब तक AI भी आपका काम नहीं कर पा रहा होगा, तो पहले खुद सीख लो, फिर AI से काम करने में आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ AI से काम करने में काफ़ी ईजी हो रहा है। AI टूल्स में बताऊँगा, काफ़ी सारे AI टूल्स बताऊँगा, तो फॉलो करते रहो और देखते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।